Bismillahirrahmanirrahim. Today, the chapter that we will discuss is on process costing. Last time, we discussed job order costing in detail. Now, there is another costing system that is called process costing. And first, we will look into the similarities between job order and process costing. और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि process costing यूज कहाँ पे होता है. Both costing systems assign material, labor, overhead costs to products and they provide a mechanism for computing unit product costs. दोनों costing system, job order costing और process costing, बेसिकली कॉस्टिंग सिस्टम यही करेगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को मेजर करेगा और उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस होंगे उससे डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है. तो दोनों कॉस्टिंग systems का objective एक ही है. Both systems use the same manufacturing account into manufacturing overhead, raw material, work in process and finished good. तरीकेकार तकरीबन सिमिलर ही होगा. जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होंगी यानी कि डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की, वो हम ट्रांसफर करेंगे वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड में, जिस तरह हमने लास्ट जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में टी अकाउंट्स में देखा था. और उसी प्रोसेस फ्लो से अल्टीमेटली वो ट्रांसफर होगी टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनेगी. द फ्लो ऑफ कॉस्ट through the manufacturing accounts is basically the same in both system. जैसा मैंने कहा कि जो फ्लो ऑफ कॉस्ट है वो तकरीबन सेम ही है जिस तरह हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में किया था. जी, अब ये देख लेते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग यूज किधर होगी. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के बारे में हमने कहा था, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज assigned cost to job and then to unit within the job. हमने ये कहा कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वहां पे यूज होती है जहां पे प्रोडक्ट कस्टमाइज नेचर की है और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस लो होते हैं. हमने एग्जांपल्स भी जब देखी तो हमने बात की बिल्डिंग की, एयरप्लेन की, किसी मूवी की. तो ऐसा नहीं है कि बल्क में कोई प्रोडक्शन हो रही है, बल्कि क्वांटिटी बहुत स्मॉल थी कि बिल्डिंग्स अगर कोई मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहा होगा या बिल्ड कर रहा होगा तो वो 10 12 15 20 इतनी ही बिल्डिंग हो सकती है मैक्सिमम. और ये भी शायद मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, बिल्डिंग बनाना एक हेक्टिक प्रोसेस है, तो मैक्सिमम 2 3 4 प्रोजेक्ट्स ही होते हैं किसी भी बिल्डर के पास. अब प्रोसेस कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग है जो कि लार्ज क्वांटिटीज और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स जब प्रोड्यूस होंगे वहां पे यूज होगी. लार्ज क्वांटिटीज ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट और सर्विसेज, जैसे कि आपकी जो डेली के यूज के आइटम है, आप कोई डिटर्जेंट ले लें, आप कोई शैम्पू की एग्जांपल ले लें, सोप की एग्जांपल ले लें, चिप्स की एग्जांपल ले लें, पेप्सी की एग्जांपल ले लें, कोक की एग्जांपल ले लें यानी सॉफ्ट ड्रिंक की. इसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरती है, लेकिन उसके बाद जितनी फाइनल गुड्स होती हैं वो एक ही तरह से देखने वाली होती हैं. मतलब पेप्सी का अगर एक टिन दूसरे टिन से डिफरेंट नहीं होगा, सारे के सारे एक ही प्रोसेस से गुजरे होंगे और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुई होंगी और लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस हुई होगी. और डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट प्रोसेसेस से ये एक्चुअली गो थ्रू होने के बाद फाइनल गुड प्रोड्यूस होगा. अगर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इस तरह का है तो जो कॉस्टिंग सिस्टम इस्तेमाल होगा वो प्रोसेस कॉस्टिंग होगा. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हमारा जो फिनिश गुड था या जो आउटपुट था वो सारा का सारा हेट्रोजीनियस था, यानी कि एक जैसी प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रही थी. यहाँ पे अगर कंपनी ऐसे सिस्टम में ऑपरेट कर रही है जहां पे प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इन हाई क्वांटिटी है और होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो जो प्रोसेस जो कॉस्टिंग सिस्टम यूज होगा दैट विल बी प्रोसेस कॉस्टिंग. यूजिंग एन एवरेज टेक्निक असाइंड कॉस्ट डायरेक्टली टू यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड. बेसिकली अगर इस टेक्निक की बात करें तो हम ये कर रहे होते हैं जितनी कॉस्ट लगी होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं
to the units produced. जाहिर है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हमने एक एक जॉब की कॉस्टिंग की थी, जो कि इसलिए थी क्योंकि जॉब कस्टमाइज्ड नेचर की थी। यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि पेप्सी के हर केन की या हर टिन की जो कॉस्ट है वो अलग से कैलकुलेट की जाए और फिर उसके बाद उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर किया जाए। डेफिनेटली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, कॉमन प्रोसेस से गुजरी हुई है, हम पूरे प्रोसेस की कॉस्ट निकालेंगे एक तरह से और उसके बाद उसको नंबर ऑफ यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दिस इज द कॉस्टिंग मेथड एक्चुअली विच इज कॉल्ड प्रोसेस कॉस्टिंग। डिफरेंसेस क्या है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में? Process costing is used when a single product is produced on a continuing basis or for a long period of time. Job order costing is used when many different jobs having different production requirements are worked on each period. बात यहाँ पे वही हुई हुई है कि प्रोसेस कॉस्टिंग तब इस्तेमाल होता है जब एक ही प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में लॉन्गर पीरियड के लिए प्रोड्यूस हो रही हो। जैसे मैंने पेप्सी की एग्जांपल दी कि वो जो टिन है वो एक ही प्रोडक्ट है और वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है और कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसे केस में जो कॉस्टिंग सिस्टम होगा वो प्रोसेस कॉस्टिंग होगा। इसी में बाकी एग्जांपल्स भी आप यूज कर सकते हैं। कोई सोप है जो कि आइडेंटिकल लगता है, इसी तरह कोई शैम्पू है, कोई डिटर्जेंट है, कोई चिप्स का पैकेट है, कोई चिप्स है, लेज आप देख लें, एक ही तरह के बेसिकली पैकेट होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुए हुए होते हैं। इसी तरह कोई टूथपेस्ट है। ये सारे आइटम बेसिकली इस पे जो कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई होगा वो प्रोसेस कॉस्टिंग होगा। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में तब आपने अप्लाई किया था जब सारी जॉब्स डिफरेंट थी और उनकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट थी, तो हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को अप्लाई किया था। Systems accumulate costs by department. Job order costing accumulates cost by individual job. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हमने क्या किया था कि हर जॉब की अलग कॉस्टिंग की थी। तो हमने बेसिकली उस कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया था जो कि एक जॉब पे अप्लाई हुई थी। इस केस में हम जो कॉस्ट किसी भी डिपार्टमेंट की होगी उसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसको नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे। सिस्टम्स कंप्यूट यूनिट कॉस्ट बाय डिपार्टमेंट। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कंप्यूट यूनिट कॉस्ट बाय जॉब ऑन द जॉब कॉस्ट शीट। अब एक क्विक चेक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर, और ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Different and produced continuously, similar and produced continuously, individual units produced to customer specification, purchased from vendor। तो अभी तक की जो डिस्कशन में मैंने आपको ये बताया कि प्रोसेस कॉस्टिंग वहां यूज होती है जहां पे सिमिलर प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही होती है। सो आवर ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सिमिलर एंड प्रोड्यूस्ड कॉन्टिन्यूसली। अब देखते हैं कि प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं। मैंने आपसे कहा कि अब जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी तो ये नंबर ऑफ डिपार्टमेंट से जाके प्रोड्यूस होगी, एक ही डिपार्टमेंट नहीं होगा। लेकिन जब यूनिफॉर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही होगी तो ये नंबर ऑफ डिपार्टमेंट से पास होगी। एनी यूनिट इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर मटीरियल, लेबर और ओवरहेड वर एडेड टू द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट के अंदर किसी भी यूनिट में कोई मटेरियल मजीद ऐड हो रहा है या उस पर कोई लेबर मजीद काम कर रही है या उस पर कोई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट इनकर हो रही है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस एक तरह से ऐड हो रहा है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन बढ़ रही है, तो हम ऐसे यूनिट को प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट बोलेंगे। द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन अ प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट आर परफॉर्म्ड यूनिफॉर्मली on all units of production. Furthermore, the output of the processing department must be homogeneous.
The production in the process costing environment typically flow in a sequence from one department to अब बात यहाँ पे ये हुई हुई है कि जो प्रोडक्शन होगी वो ऐसे होगी कि एक आपका रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट वन से पास होगा, डिपार्टमेंट टू से पास होगा, और अल्टीमेटली वो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट से प्रोसेस होता हुआ फिनिश गुड की फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे केसेस में नॉर्मली हर डिपार्टमेंट की भी जो आउटपुट प्रोडक्ट होती है वो भी आइडेंटिकल होती है। मतलब अगर एक डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्ट को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है और वो फिनिश फॉर्म नहीं है लेकिन एक प्रोसेस है, तो उस डिपार्टमेंट की भी जो आउटपुट है वो सारा का सारा सिमिलर होगा। इसी तरह डिपार्टमेंट टू में फिर वो प्रोडक्ट जाएगी और वहां पे भी सारा प्रोसेस सिमिलर उस पर अप्लाई होगा और आउटपुट जो उस डिपार्टमेंट का होगा वो भी होमोजीनियस होगा, एंड सो ऑन अंटिल द प्रोडक्ट गेट्स कंप्लीट। अब पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड द फ्लो ऑफ मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड थ्रू द प्रोसेसिंग कॉस्ट। जैसा हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव भी है कि हमें ये हाईलाइट करना है या ये वर्कआउट करना है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में तीन ही चीजें आती हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो हमने बेसिकली ये देखना है कि अब उसका फ्लो कैसे होगा और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कैसे एक्यूमुलेट कर जाएंगी। जो हमने पहले पढ़ा था एक प्रोसेस, जो बिल्कुल स्टार्ट में पहले लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंबाइन होके वर्क इन प्रोसेस में रिजल्ट करते हैं, और उसके बाद फर्दर प्रोसेस मतलब वर्क इन प्रोसेस में फर्दर जो डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अगर कोई लगना है, उसके बाद प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाती है फिनिश गुड में, और फिनिश गुड्स के बाद वो चली ट्रांसफर हो जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वंस द प्रोडक्ट इज सोल्ड। उसके बाद हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का एक फ्लो देखा जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड थे, और वो हर जॉब को इंडिविजुअली असाइन हुए, जिसके अंदर हमने जॉब कॉस्टिंग की, जो कि बेसिकली जॉब कॉस्ट शीट एक हमने बनाई जो कि इंडिविजुअल जॉब की कॉस्ट को निकाल रहे थे, और अल्टीमेटली वो ट्रांसफर उसी तरह फिनिश गुड अकाउंट में हो रहा था और एंड में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हिट कर रहा था जो कि इनकम स्टेटमेंट का पार्ट था। अब हम जितनी भी प्रोडक्ट कॉस्ट है, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट, ये प्रोसेस कॉस्टिंग के सिस्टम की बात हो रही है, वो हम एलोकेट करेंगे टू द प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, और इसी तरह हर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो ऐड होते होते अल्टीमेटली फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाएगी और अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, नॉर्मली जब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं तो एक प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का जो आउटपुट होता है वो नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का इनपुट होता है। तो अगर पहले डिपार्टमेंट में उस पे 100 रुपए लगे हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट में ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ही 100 रुपए आएगी। इसी तरह 100 रुपए अगर मजीद दूसरा डिपार्टमेंट लगाएगा तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट के ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 200 रुपए होगी, और अल्टीमेटली ये कॉस्ट कम्युलेट होते होते फिनिश गुड की कॉस्ट तक पहुंच जाएगी, यानी कि जिस डिपार्टमेंट के बाद गुड्स कंप्लीट हो जाएंगे उधर तक की कॉस्ट को हम सम करके इक्वेलेंट यानी जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए होंगे उसमें डिवाइड कर देंगे और हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्चुअली कैलकुलेट हो जाएगी। T accounts and journal entry views of process costing flows. For purpose of this example, assume there are two processing departments, Department A and Department B. We will use T accounts and journal entries. इसके अंदर हम टी अकाउंट और जनरल एंट्रीज देखेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम में देखा था, और हमने पहले भी ये बात की कि इस बार हम सिर्फ जॉब और प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का डिफरेंस है, अदरवाइज जो प्रोसेस कॉस्ट का जो फ्लो है वो तकरीबन सेम ही होगा कि रॉ मटेरियल, लेबर
और ओवरहेड की कॉस्ट हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर वो WIP में अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। WIP से फर्दर वो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड यानी कि फिनिश गुड्स के अकाउंट में ट्रांसफर होगी और अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ जाएगी। जो भी रॉ मटेरियल होगा उसको वो जैसे ही ट्रांसफर होगा वर्क इन प्रोसेस में, चाहे वो डिपार्टमेंट ए का है चाहे वो डिपार्टमेंट बी का है, इधर सिर्फ फर्क ये है कि उस बार हम हर जॉब के अलग अकाउंट बना रहे थे तो एक ही अकाउंट था। इस केस में हर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का अलग WIP अकाउंट होगा। तो जितना रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट ए में ट्रांसफर होगा वो हम उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और रॉ मटेरियल डेफिनेटली यहाँ से मेन रॉ मटेरियल स्टोर से आउट हो रहा है तो हम इसको यहाँ से क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह ये रॉ मटेरियल क्रेडिट होगा अगर डिपार्टमेंट बी भी इसको इशू कर रहा है। अगर ये डिपार्टमेंट यहाँ से फ्लो करके इस डिपार्टमेंट में जाए तो हम इसको यहाँ पे क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे डेबिट करेंगे। अगर डिपार्टमेंट ए से बी में जा रहा है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि डिपार्टमेंट ए को भी रॉ मटेरियल स्टोर से इशू हो रहा है और डिपार्टमेंट बी को भी रॉ मटेरियल स्टोर से इशू हो रहा है। और इसकी जनरल एंट्री कुछ इस तरह होगी, WIP डेबिट होगा और रॉ मटेरियल क्रेडिट होगा। इस केस में WIP को हमने सेग्रीगेट करना है, डिपार्टमेंट ए का अलग शो करेंगे, डिपार्टमेंट बी का अलग शो करेंगे, और जिस जिस अमाउंट से वो एक्चुअली उसके उस डिपार्टमेंट ने उसकी रिक्वेजिशन दी है उस हिसाब से उसकी अमाउंट आ जाएगी। और ये एंट्री सिवाय इस बात के कि ये हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट WIP अकाउंट है, ये ये एंट्री एग्जैक्टली वही है जो हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर देखी थी। सेम इज द केस, एग्जैक्टली वही एंट्री है जो हमने डायरेक्ट लेबर के केस में देखी थी कि सैलरीज एंड वेजेस पेएबल अकाउंट से हमने ट्रांसफर कर दिया जितने लेबर आर या जितनी लेबर कॉस्ट डिपार्टमेंट ए की को ने इस्तेमाल की उसको डिपार्टमेंट ए के WIP में डेबिट कर देंगे, और जितनी WIP यानी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट डिपार्टमेंट बी ने इस्तेमाल की, जितने लेबर उसने यूज की और उसकी जो सैलरीज एंड वेजेस बन रही हैं वो हम डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर कर देंगे। और एंट्री एग्जैक्टली वो होगी जो हमने मटेरियल के केस में देखी, सिर्फ और सिर्फ इस केस में जो क्रेडिट एंट्री होगी वो सैलरीज एंड वेजेस पेएबल होगी, क्योंकि ये जाहिर बात है रॉ मटेरियल नहीं है बल्कि सैलरीज एंड वेजेस है, तो इस बार हम सैलरीज एंड वेजेस को चार्ज करेंगे, बाकी WIP के अकाउंट में वो कॉस्ट ऐड होती चली जाएगी। सेम इज द केस विद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम चार्ज करेंगे, और अगर कोई ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड हो गया है, अगर अप्लाइड जो भी होगा सॉरी उसको हम चार्ज करेंगे और रिस्पेक्टिव WIP के हेड में चार्ज करेंगे। जिस डिपार्टमेंट का होगा, जो डिपार्टमेंट जितना इस्तेमाल करेगा हम उसको ही उतना ही चार्ज करेंगे। और इस केस में एंट्री होगी WIP डेबिट ऑफ ईच रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्रेडिट जो भी कॉस्ट है। उसके बाद अगर तो फर्दर डिपार्टमेंट ए का कोई मटेरियल डिपार्टमेंट बी में ट्रांसफर हो रहा है, डिपार्टमेंट बी में ट्रांसफर होने के बाद जो डायरेक्ट मटेरियल लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड है वो मजीद उस पर अप्लाई हो रहे हैं, वो हमने पहले चार्ज किए हुए हैं। लेकिन जो जाहिर बात है, मैंने आपसे कहा डिपार्टमेंट ए का मटेरियल अगर डिपार्टमेंट बी में ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने कहा कि एक डिपार्टमेंट में आएगा वो उस पर प्रोसेस अप्लाई करेगा, जो भी प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का प्रोसेस होगा, और उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाएगा टू नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। तो अब जब अगर वो पहले डिपार्टमेंट से दूसरे में ट्रांसफर हो गया है तो पहले डिपार्टमेंट के पास तो वो नहीं है, तो इसलिए वो अपने अकाउंट्स में उसको खत्म कर देगा, यानी कि डेबिट बैलेंस था और क्रेडिट करेगा और अपने अकाउंट से आउट कर देगा, और क्या एंट्री करेगा, ट्रांसफर टू बी। इसी तरह डिपार्टमेंट बी उसको डेबिट करेगा, क्यों, क्योंकि अब उसके पास मटेरियल आ गया। वंस ये सारा प्रोसेस करने के बाद अगर कोई डिपार्टमेंट सी होता, उसे ट्रांसफर करना होता, तो यहाँ पे ये फिर ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट सी की एक एंट्री पास करके अपने पास से आउट करता, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। ये आपने देख लिया कि जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में यूनिट्स पास होंगे उसकी एंट्री क्या होगी, जिस डिपार्टमेंट से एग्जिट कर रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगा, और जिस डिपार्टमेंट का वो इनपुट बन रहे हैं उधर डेबिट हो जाएगा, और ये प्रोसेस फ्लो करता जाएगा। डिपार्टमेंट सी होता और एक बार यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद डिपार्टमेंट सी में ट्रांसफर होते हैं, तो उस वक्त डिपार्टमेंट बी की WIP को क्रेडिट किया जाता और WIP डिपार्टमेंट सी की डेबिट हो जाती।
अब एक बार सारे डिपार्टमेंट से फ्लो कंप्लीट हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट्स में, ये देखें आप कोक की एक एग्जांपल भी दी गई, अगर एक बार आपका कोक फिनिश गुड में फाइनल जो भी डिपार्टमेंट था, हम इस केस में ज्यूम करते हैं कोक के प्रोसेस में सिर्फ 2 डिपार्टमेंट ही मौजूद होते हैं, तो आखिरी डिपार्टमेंट के बाद क्या होगा, वो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी फिनिश गुड्स में, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को आप क्रेडिट कर देंगे WIP डिपार्टमेंट बी के, यानी कि अब इसका टी अकाउंट सेटल हो गया है, जो डेबिट एंट्रीज थी उनमें से जितने ट्रांसफर कर दिए वो क्रेडिट हो गई, और आपके पास फिनिश गुड की फॉर्म में ये 10 पड़े हुए हैं। अब जब ये, अभी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जितने गुड्स बना दिए गए हैं ये उसकी कॉस्ट है। अब जब इसे बेचेंगे, इनमें से जितने बेच दिए जाएंगे उतने क्रेडिट हो जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अगर ये 100 टिन पड़े हुए इनमें से 80 सेल कर दिए जाएं, तो 80 की जो कॉस्ट है वो हम क्रेडिट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ये पहले पिछली एंट्री आपको बताई जा रही है कि पिछले केस में जब हमने WIP डिपार्टमेंट बी से फिनिश गुड में ट्रांसफर किए, तो हमने फिनिश गुड्स को डेबिट कर दिया और WIP डिपार्टमेंट बी को क्रेडिट कर दिया, जो कि बिल्कुल लॉजिकली जस्टिफाइड बात है। आखिरी में क्या हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड को हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ट्रांसफर कर दिया वंस सेल इज मेड। एक बार सेल हो गई तो आपकी एंट्री क्या होगी, फिनिश गुड क्रेडिट हो जाएंगे और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट हो जाएगी। दिस इज द एंट्री टू रिकॉग्नाइज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वंस द यूनिट्स आर सोल्ड। यहां तक हमने बात की अभी तक अकाउंटिंग एंट्रीज की। हमने फिलहाल ये देखा कि प्रोसेस कॉस्टिंग होती क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग करते किन किन इंडस्ट्री में ये एप्लीकेबल है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से इसका डिफरेंस क्या है, और इसका कॉस्ट का फ्लो किस तरह का होगा, और उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव लुक्ड सो फार इन दिस लेक्चर। अब हम एक और लेवल ऊपर जाते हैं और हम इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। जब हम कॉस्टिंग पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे ना, या टोटल कॉस्ट को जब क्लासिफाई करेंगे, तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर इक्विवेलेंट कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट्स का होना बहुत जरूरी है। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये इक्विवेलेंट यूनिट्स होते क्या हैं आखिर। Equivalent units are the product of the number of partially completed units and the percentage of completion of those units. These partially completed units complicate the determination of department's output for a given period and the unit cost that should be assigned to that output. अब पहला तो इधर मसला ये है कि जब भी हम कॉस्ट निकालेंगे ना, हमें एक पीरियड की कॉस्ट निकालना जरूरी है। नॉर्मली जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 साल तक बनती हैं, 1 साल के पीरियड के लिए बनती हैं, तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या डिपार्टमेंट की कल इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए, हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स का पता होना जरूरी है। क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग का हमने सिस्टम ये देखा कि जो भी कॉस्ट टोटल लगा दी जाती है, यानी कि जो टोटल लेबर लगा हुआ है, टोटल मटेरियल लगा हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगा है, विद मतलब जो अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स जो फ्लो होता चला गया है, वो सारा का सारा जो कॉस्ट है वो ऐड हो जाती है, सारी की सारी कॉस्ट, और उसको डिवाइड कर दिया जाता है जितने भी आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हम पर यूनिट कॉस्ट कह लेते हैं। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रॉब्लम ये है कि जाहिरी बात है, क्योंकि प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस है, हर टाइम पे कोई ना कोई प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, और साल के पीरियड के अंदर हमने अकाउंटिंग करनी है, चाहे वो साल हो चाहे महीना हो, जो भी पीरियड हो उसके अंदर हमने अकाउंटिंग करनी है। तो साल के शुरू में भी ऐसे कुछ प्रोसेसेस होंगे जो इनकम्प्लीट होंगे, जैसे कि हो सकता है कि जिसको हम वर्क इन प्रोसेस ही कहते हैं, यानी कि वो 100% कंप्लीट नहीं होंगे बल्कि इंटरिम फॉर्म में होंगे। उसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हो सकता है हमें पता हो, हमें ये पता हो कि एक प्रोडक्ट है वो इस वक्त 50% कंप्लीट है, एक और यूनिट है वो इस वक्त 30% कंप्लीट है। तो ऐसे कुछ होंगे जिसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमें पता होगी, तो उसको अगर हम डिवाइड करें टोटल कॉस्ट से तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि अगर हम टोटल को चार्ज करें
और हम उससे पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो प्रैक्टिकली तो वो यूनिट्स कंप्लीट ही नहीं है, तो टोटल कॉस्ट को इतने यूनिट में कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए हम इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालते हैं। मतलब क्या हुआ आसान लफ्जों में इसका, कि अगर कोई यूनिट आधा कंप्लीट है और एक और यूनिट आधा कंप्लीट है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा तकरीबन एक यूनिट पूरा कंप्लीट है। तो जो इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं, हम ये कहते हैं कि एक यूनिट प्रोड्यूस हो चुका है। क्यों? क्योंकि दो यूनिट्स हैं जो आधे आधे कंप्लीट हैं। तो मैं कह सकता हूँ अभी तो पूरा जब कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो कॉस्ट तो इस वक्त पूरे यूनिट्स की एक तरह से कम्युलेट ही नहीं हुई है। तो इसीलिए अगर कोई यूनिट दो आधे कंप्लीट है, तो मैं उसको एक चार्ज करूंगा। इसी तरह अगर तीन यूनिट्स 33% कंप्लीट है, तो मैं उसको एक कंसिडर करूंगा। अगर 100 यूनिट 30% कंप्लीट है, तो मैं अपनी कैलकुलेशन में इसको ऐसे काउंट करूंगा जैसे 30 यूनिट्स फुली कंप्लीट हो गए हों। तो ये जो प्रोसेस है कि पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स को एक्चुअली परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अप्लाई करते हुए यूनिट्स में कन्वर्ट करना, कि कितने यूनिट्स एक्चुअली फिनिश्ड हैं, इसको हम इक्विवेलेंट यूनिट्स बोलते हैं। जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दी, अगर 100 यूनिट्स 30% कंप्लीट हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इक्विवेलेंट यूनिट्स इस केस में 30 यूनिट्स हैं। यानी कि 30% 100 का कंप्लीट होना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 30 यूनिट मुकम्मल कंप्लीट हो गया। तो दिस इज व्हाट इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन आर। ये एक आपको एग्जांपल दी गई है, टू हाफ कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स आर इक्विवेलेंट टू वन कंप्लीट प्रोडक्ट। जो मैंने आपसे बात की, इसका मतलब ये है कि दो आधी कंप्लीटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, हाफ कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो एक प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है, अगर दो ग्लास में आधा ग्लास पानी पड़ा हो, तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअली एक ग्लास पानी है। तो इसी तरह यूनिट्स के बारे में भी कहा जा सकता है कि अगर दो आधे पार्शियली 50% कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, तो उनके बारे में ये कहा जा सकता है, ये एक कॉस्टिंग के हवाले से ये कहा जा सकता है कि ये एक कंप्लीटेड यूनिट है। ऑफ कोर्स इस्तेमाल के हिसाब से तो वो एक कंप्लीटेड यूनिट नहीं है, लेकिन कॉस्टिंग के हिसाब से, और ये हम जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, ये कॉस्टिंग के हवाले से ही कर रहे हैं हम। एक्चुअली कॉस्टिंग की टर्म में अगर मैं बोलूं, तो हम ये कह रहे हैं कि एक यूनिट पे भी 50% कॉस्ट लग चुकी है और दूसरे यूनिट पे भी 50% कॉस्ट लग चुकी है। तो इसका मतलब ये है तकरीबन एक पूरे यूनिट की कॉस्ट लग चुकी है। दिस इज एक्चुअली व्हाट इक्विवेलेंट यूनिट्स आर। नीचे लिखा हुआ है, सो 10,000 यूनिट्स 70% कंप्लीट आर इक्विवेलेंट टू 7,000 कंप्लीटेड यूनिट। अगर 70% कंप्लीट आइटम है और 10,000 हैं, तो 10,000 इंटू 70% इज 7,000। और हम ये कह सकते हैं एक्चुअली इट इज इक्वेलेंट टू 7,000 कंप्लीटेड यूनिट। जब हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, तो ये इक्वेलेंट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अब हम पर यूनिट कॉस्ट जब निकालेंगे, तो हम इक्वेलेंट यूनिट से डिवाइड करेंगे, 10,000 यूनिट से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट ही फिर गलत आएगी। क्योंकि अभी तक तो यूनिट्स कंप्लीट ही नहीं हुए, तो हम पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? जी, तो अभी तक हमने ये देखा कि इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली बोलते किसको हैं। अगेन इट्स अ क्विक चेक क्वेश्चन। फॉर द current period, Jones started 15,000 units and completed 10,000 units, leaving 5,000 units in process, 30% complete. How many equivalent units of production did Jones have for the period? यहाँ पे कहा यह गया है कि जोन्स ने 15,000 यूनिट पे एक्चुअली काम शुरू किया, जो कि उसके प्रोसेस से पास हो रहे हैं। इसमें से 10,000 यूनिट ऐसे हैं जो कि कंप्लीट हो गए, और 5,000 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि 30% कंप्लीट अभी पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब आपसे पूछा यह जा रहा है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं। तो 10,000 तो पूरे कंप्लीट हो गए, तो इसका मतलब 10,000 तो ये अलग कर लें आप। 5,000 30% कंप्लीट है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 30% इज 1,500।
तो हम ये कह सकते हैं 10,000 प्लस 1,500, 11,500 यूनिट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट यूनिट हैं, यानी कि तकरीबन इतने यूनिट्स हैं जो कि कंप्लीट हो गए हैं। और कैलकुलेशन ये आपके पास है। 10,000 यूनिट्स क्योंकि 100% कंप्लीट थे तो इसको तो परसेंटेज अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। 5,000 यूनिट्स 30% कंप्लीट थे, यानी कि 0.3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 11,500 यूनिट इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब हमने जनरल एंट्रीज देखी, अब हमने ये भी देख लिया कि इक्विवेलेंट यूनिट्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हम डायरेक्ट इसका कॉस्टिंग देखते हैं। कॉस्टिंग दो मेथड के थ्रू हो सकती है। एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले इन्वेंट्री आएगी वो पहले उसको कॉस्ट करना चाहिए, या एक तरीका यह है सारी इन्वेंट्री को एवरेज कर लें और उसकी बेसिस पे इक्विवेलेंट यूनिट्स को कॉस्ट कर लें। तो इस हमारे कोर्स में जो है हम वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो करेंगे और हमारे चैप्टर में यही डिस्कस हुआ हुआ है। और ये याद रखिएगा, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, अब जब भी जो चीज भी पढ़ रहे हो उसके बारे में ये जरूर पता होना चाहिए कि ये जो मेथड हम सीखने लगे हैं ये वेटेड एवरेज मेथड की बेसिस पे कैलकुलेशन है। कंप्यूट द इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। The weighted average method there makes no distinction between work done in prior और current period। मैंने आपसे कहा ये क्या करता है, आपके यूनिट्स को वेट कर लेता है, मतलब ये कि ये वेटेड निकाल लेते हैं। जो आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाले हैं ना, ये भी एक तरह से वेटेड एवरेज ही था कि 10,000 आपके फुली कंप्लीट थे, 1500 आपके, सॉरी 5,000 आपके 30% कंप्लीट थे तो 11,500 हो गए। तो आपने एक वेटेड बेसिस पे कैलकुलेट कर लिया है। तो ये बेसिकली इस इन यूनिट्स के अंदर इसने कहीं भी सेग्रीगेट नहीं किया है कि कौन से यूनिट पिछले साल के इनकम्प्लीट पड़े थे और इस साल कंप्लीट हो गए और कौन से इस साल ही प्रोसेस में आए थे और कंप्लीट हो गए। 10,000 जो कंप्लीट थे वो सारे के सारे एक्चुअली कंप्लीट थे। तो ये वेटेड एवरेज जो है सारे यूनिट्स को मिला के उसकी एक एवरेज कैलकुलेट कर लेता है। ये कहीं भी डिस्टिंग्विश नहीं करता कि कौन से पिछले साल के यूनिट्स पड़े हुए थे और कौन से इस साल आपके पास न्यू यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए। ब्लेंड्स टुगेदर यूनिट एंड कॉस्ट फ्रॉम प्रायर एंड करंट पीरियड। ये क्या करता है, यूनिट्स को मिला देता है और कॉस्ट जितनी भी हैं उनको ऐड कर लेता है और उसके बाद जाहिर बात है उसकी एवरेज चार्ज कर लेता है और उसको हम बोलते हैं पर यूनिट कॉस्ट। Determines equivalent units of production for a department by adding together the number of units transferred out plus equivalent units in ending WIP। और करता है इस सिस्टम में क्या है कि आपकी जो WIP के इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं उसको जो फुली कंप्लीटेड यूनिट्स जो हैं जो ट्रांसफर हो गए हैं उसमें ऐड कर देता है और टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं और हमारी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। Treatment of direct labor. Direct labor costs may be small in comparison to other product costs in process costing. Direct material and manufacturing overhead may be combined into one classification of product cost called conversion cost. इन दो स्लाइड्स में कहा यह गया है कि नॉर्मली जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करते हैं तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्योंकि मशीन से काम हो रहा है, जब इतने बल्क यूनिट पे आपने जितनी भी एग्जांपल देखी, टूथपेस्ट की, कोक की, कोका कोला के केन की जो टिन है, आपका डिटर्जेंट है, सोप है, इसका मतलब ये है कि अगर इतने बल्क प्रोसेस में प्रोडक्ट पास हो रही है तो ये नजर आ रहा है कि ज्यादा जो मेजर कॉस्ट होगी या तो मटेरियल की होगी या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की होगी, यानी कि जो मशीन की कॉस्ट है, मशीन को रन करने की कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर की इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड्स में कॉस्ट बहुत थोड़ी होती है, तो इसलिए हम अपनी कैलकुलेशंस के लिए डायरेक्ट मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की जो अमाउंट है इसको मतलब इकट्ठे करके शो कर लेंगे और उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जो डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का सम होता है दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। हमारी जितनी आगे कैलकुलेशन होंगी उसमें हम कन्वर्जन कॉस्ट यूज कर लेंगे। इसका
इसको कहने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि डायरेक्ट लेबर को और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को अलग अलग यूज नहीं किया जा सकता, सिर्फ टाइम बचाने के लिए काम किया जा रहा है। अदरवाइज अगर आपको किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अलग अलग दिए गए हो, उनकी इक्विवेलेंट यूनिट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी अलग अलग दी गई हो, तो आप इसको अलग अलग यूज कर सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल की बेसिस पे हम पूरे प्रोसेस कॉस्टिंग के कॉस्टिंग मेथड को समझेंगे। Smith Company reported the following activity in the assembly department for the month of June. अब ये जून का डेटा हमें नीचे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि साल के शुरू में 300 यूनिट ऐसे पड़े हुए थे इस असेंबली डिपार्टमेंट के पास जो मटेरियल के हिसाब से 40% कंप्लीट थे और कन्वर्जन के हिसाब से यानी डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के हिसाब से 20% कंप्लीट थे। यानी कि जो 100% मटेरियल लगता है उसमें से 40% इसमें मटेरियल लग चुका था, लेकिन जो मशीनरी और लेबर का प्रोसेस है वो उस पर 20% अप्लाई हुआ हुआ था। साल के दौरान 6000 मजीद यूनिट प्रोडक्शन प्रोसेस में आए। उन 6000 में से सॉरी अब 6300 हो गए, 5400 ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट ए ने यानी असेंबली डिपार्टमेंट ने कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिए। और जाहिर बात है 6300 थे तो 900 ऐसे यूनिट्स हैं जो अभी भी क्लोजिंग इन्वेंट्री में इन प्रोसेस पड़े हुए हैं। और इन प्रोसेस का कह लें कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, 60% मटेरियल के अकॉर्डिंगली मटेरियल के हिसाब से कंप्लीट है और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से वो 30% कंप्लीट है। सो दिस इज द डेटा। आपको WIP जहां भी दिया हुआ है उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी दी गई है और जितनी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो भी बेसिकली आगे बताई गई होगी। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि हमने अभी ये डिस्कस किया, ये क्या करता है कि ये जितनी भी यूनिट्स हैं उनको एवरेज आउट कर लेता है। तो इसीलिए हम जितनी भी ओपनिंग WIP की इन्वेंट्रीज को अलग से नहीं कैलकुलेशंस में लेंगे, बल्कि हमारा ज्यादा फोकस होगा जो ट्रांसफर हो गए और जो WIP की एंडिंग इन्वेंट्री है, ताकि हमारी कॉस्टिंग कैलकुलेट हो सकती है। अब पहला स्टेप क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज calculating the equivalent units to is to identify the completed units and transferred out of assembly department in June, that is 5400। सबसे पहले तो आसान काम कर लेते हैं। इक्वेलेंट यूनिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो वो यूनिट्स लिख लेते हैं जो 100% कंप्लीट होके ट्रांसफर हो गए, यानी 5400 ऐसे थे जो फुली कंप्लीट हो गए और ट्रांसफर हो गए। तो अगर वो 5400 पूरे कंप्लीट हो गए तो इसका मतलब ये है कि उसके पर मटेरियल भी 100% लग चुका होगा और कन्वर्जन कॉस्ट भी 100% अप्लाई हो चुकी होगी। तो चाहे हम मटेरियल के हिसाब से बात करें या कन्वर्जन के हिसाब से बात करें, ये 5400 यूनिट्स तो कंप्लीटली इक्विवेलेंट यूनिट्स का पार्ट बनेंगे। इसके बाद उन यूनिट्स की बात करेंगे हम जो 100% कंप्लीट नहीं है। अब क्या चीज है कि आपके 900 यूनिट ऐसे हैं जो मटेरियल के हिसाब से 60% कंप्लीट हैं, तो 900 को हम 60% से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 540 यूनिट्स। इसी तरह वही 900 यूनिट्स कन्वर्जन के हिसाब से 30% कंप्लीट हैं, तो आंसर आ जाएगा 270 यूनिट्स। इनको हम टोटल कर लेंगे। अब मटेरियल के जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं वो 5940 आ जाएंगे टोटल, क्योंकि ये तकरीबन इतने यूनिट्स पे मटेरियल लग चुका है, परसेंटेज अप्लाई जो वेटेड एवरेज अप्लाई किया हमने। और कन्वर्जन के हिसाब से जो इक्विवेलेंट यूनिट हैं वो 5670 है। मटेरियल की कॉस्ट जब हम अप्लाई करेंगे तो हम इक्विवेलेंट यूनिट इसको कंसिडर करेंगे, जब हम कन्वर्जन कॉस्ट को यूनिट्स में डिवाइड करेंगे तो हम इक्विवेलेंट यूनिट्स इसको कंसिडर करेंगे 5670 को। Equivalent units of production always equal to units completed and transferred plus equivalent units remaining in work in process। कहा यह गया है जो बात हमने नीचे एक्चुअली कैलकुलेट भी की
कि इक्विवेलेंट यूनिट हमेशा इक्वल होंगे जो यूनिट फुली कंप्लीट हो चुके हैं प्लस जो भी WIP की स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस पे इक्विवेलेंट यूनिट बनते हैं, जो कि हमने नीचे कैलकुलेट किए हैं कि ये जो 5400 है ये हमने 100% कंप्लीट थे तो पूरी वैल्यू ले ली इसकी, और 900 यूनिट्स जितनी परसेंटेज से कंप्लीट थी उसकी वो वैल्यू लेके अगर सम करेंगे तो यही एक्चुअली इक्विवेलेंट यूनिट्स होते हैं। अब मटेरियल के हिसाब से उन्होंने एक कार्ड में आपको शो किया हुआ है कि 6000 टोटल यूनिट से जो नए स्टार्ट हुए थे, और इसने एक फ्लो बताया हुआ है, और आपके 300 यूनिट 40% पहले कंप्लीट थे। तो एंड में ये देखा जा रहा है कि आपका जो 5400 यूनिट है वो फुली कंप्लीट हो गए हैं और 900 यूनिट आपके 60% कंप्लीट पड़े हुए हैं, जो आपने ऊपर ही कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये बेसिकली जो कार्ड है वो यही मटेरियल की कैलकुलेशन को शो कर रहा है कि मटेरियल के हिसाब से जो इक्विवेलेंट यूनिट है वो 5940 है, और रीजन क्या है, 5400 इसमें से मटेरियल के हिसाब से भी कंप्लीटेड है, और 540 यूनिट यानी कि 900 इंटू 60% ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं जो WIP के पड़े हुए हैं वेटेड अप्लाई करने के बाद। तो मटेरियल के जो इक्विवेलेंट यूनिट हैं वो 5940 बनते हैं इस एग्जांपल में। इसी तरह सिमिलरली कन्वर्जन के जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं बिल्कुल उसी तरह बताया गया है जिस तरह हमने कैलकुलेट किया है, वो 5670 बनते हैं। और क्यों बनते हैं? क्योंकि फुली कंप्लीटेड यूनिट्स जो थे वो 5400 थे, और 900 यूनिट जो थे वो 30% कंप्लीट थे अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन कॉस्ट। सो वी कैन से 5400 प्लस 270, that is 5670 units are actually completed according to the conversion cost। अब हमने क्या करना है, पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। अब आपको इस कार्ड में इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट कर लिए थे, अब इसकी कॉस्ट भी बता दी गई है, पहले कॉस्ट बताई नहीं गई थी। अब आपको मजीद ये जो डेटा है आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, जहरी बात है कॉस्ट जब तक आपको बताई नहीं जाएगी आपको पता कैसे चलेगी। तो उसने बताया ये आपको कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी जो क्वेश्चन में दी गई थी 400 यूनिट की, आई थिंक 400 यूनिट ही थे, चले खैर इसी डेटा को देख लेते हैं। जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी उसकी जो कॉस्ट थी वो 40% मटेरियल के हिसाब से कंप्लीट थी और 20% कन्वर्जन कॉस्ट उस पर लग चुकी थी। तो जो 40% कॉस्ट मटेरियल की लगी थी उसकी अमाउंट थी 6119, और कन्वर्जन कॉस्ट जो ओपनिंग पे लग चुकी थी वो 3920 थी। इसके बाद जो कॉस्ट इस डिपार्टमेंट ने उस पर ऐड की, चाहे वो यूनिट कंप्लीट हो गए या WIP में एंड में पड़े हुए थे, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन नीचे दी गई हैं, जो डिपार्टमेंट ने उस पर कॉस्ट ऐड की वो $1,18,621 का यानी $118,621 का मटेरियल उस पर ऐड किया, और कन्वर्जन कॉस्ट मजीद लगाई जो कि 81130 है। ये बात एक लेमैन भी समझ पाए शायद कि अगर मैं आपसे सिर्फ टोटल कॉस्ट पूछूं तो मैं टोटल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, जो ओपनिंग कॉस्ट ऑलरेडी लगी हुई थी उसमें अगर मैं वो कॉस्ट और ऐड कर दूं जो इस डिपार्टमेंट ने उस पे लगाए हैं, तो ये अब तक की कॉस्ट है जो प्रोडक्शन पे चार्ज हो चुकी है। तो ये आप चीज ध्यान में रखिएगा व्हेन वी विल बी कैलकुलेटिंग। अब इक्विवेलेंट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये याद रखिएगा कि मटेरियल की अलग निकालनी है और कन्वर्जन की अलग निकालनी है। तो इक्विवेलेंट कॉस्ट कैसे होगी, जितने यूनिट फुली कंप्लीट हो गए प्लस उसके जो इक्विवेलेंट यूनिट्स, सॉरी, जितनी कॉस्ट स्टार्ट में उसकी लगी थी और जितनी कॉस्ट इस डिपार्टमेंट ने उस पे लगाई है, उसको आप डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स पे जो हमने खुद कैलकुलेट किए। यानी कि जब हम मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो मटेरियल की ओपनिंग कॉस्ट क्या है, यहाँ पे ओपनिंग में मटेरियल के 6119 पहले से लगे हुए थे मटेरियल, उस पे 118621 का मटेरियल इस डिपार्टमेंट ने एक्चुअली उस पे अप्लाई किया। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसके अंदर जो भी मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स थे, यानी कि मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए 5940,
इससे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट आ जाएगी। जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, हमने उसकी ओपनिंग में उसका ऐड, जो मटेरियल ऐड हुआ है वो ऐड करेंगे और इसको सिर्फ से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल की आ जाएगी। और सिमिलरली जो कन्वर्जन कॉस्ट ओपनिंग की थी उसमें हम ऐड कर देंगे वो कन्वर्जन कॉस्ट जो इस डिपार्टमेंट ने अप्लाई की, और उसको हम कन्वर्जन के इक्विवेलेंट यूनिट से, यानी कि जो हमने कन्वर्जन के इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट किए थे उससे डिवाइड करेंगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। इस केस में 21 है मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट जो आ रही है आपके पास, वो $21 है और $15 कन्वर्जन कॉस्ट है। यानी कि ये कहा जा सकता है अगर कंप्लीटेड यूनिट है तो उसकी जो टोटल कॉस्ट आती है वो $21 प्लस $15, $36 आती है फॉर एवरी कंप्लीटेड यूनिट। अब हमने इसके बाद क्या करना है, जो भी कॉस्ट है वो हम असाइन कर देंगे इसी वेटेड एवरेज को इस्तेमाल करते हुए। इक्विवेलेंट यूनिट कितने हैं आपके, 540 यूनिट्स हैं मटेरियल के, और कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली है। इसी तरह कन्वर्जन के जो WIP के इक्विवेलेंट यूनिट है वो 270 है और कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। और इसके बाद आप 5400 पे अगेन 100% चार्ज कर देंगे यही कॉस्ट, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो अप्लाई होगी। अब आपको ये पता है कि आपके पास कितने कॉस्ट के आइटम WIP में पड़े हुए और कितने कॉस्ट के आइटम आपने ट्रांसफर कर दिए हैं, ये वहां यूज होगी जहां पे आप एंट्री करेंगे। अब ये वाली कॉस्ट 113,400 और 81,000 ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड यानी ट्रांसफर्ड आउट में ट्रांसफर हो चुकी होगी, इस डिपार्टमेंट से क्रेडिट हो गई होगी और फिनिश गुड में डेबिट हो गई होगी। और ये वाली जो कॉस्ट है अभी तक इसके टी अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। रिकंसाइल करना हो तो कैसे किया जा सकता है, ये बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन में आपको डेटा में दिया हुआ था कि ओपनिंग वैल्यू क्या थी WIP की, उसमें जो मटेरियल लगा हुआ था हम क्वेश्चन में देख लें बैक पे जाके। ये मटेरियल की ओपनिंग वैल्यूज क्वेश्चन में दी गई थी कि सॉरी WIP की कि 6119 का इस पे मटेरियल लगा हुआ है और 3920 का इस पे कन्वर्जन कॉस्ट आई हुई है। और इसी तरह ये भी डेटा में दिया हुआ था कि $1,18,621 $118,621 की मटेरियल कॉस्ट इस पे ऐड हुई है और कन्वर्जन कॉस्ट इस पे जो ऐड हुई है वो 81,130 की हुई है। अब हम इसको रिकंसाइल करने लगे हैं, तो ये जो सारी डेटा है ये हमने क्वेश्चन से लिया है। ये वाला जो डेटा है जहरी बात है इन दोनों को प्लस करके जो डेटा निकाला हुआ है, ये ओपनिंग का जो टोटल आ रहा था मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट का, और उसमें हमने जितने पैसे डिपार्टमेंट ने खुद लगाए तो ये हमने टोटल करके निकाल लिए 209,790। इसको रिकंसाइल करना हो तो हम कर सकते हैं। WIP की वैल्यू हमने एंडिंग की इसमें एक्चुअली निकाल ली, जो हमने इससे पिछले स्लाइड में निकाली है कि WIP की एंडिंग की वैल्यू निकाल ली और आपकी फिनिश गुड जो ट्रांसफर हुआ है उसकी वैल्यू निकाल ली, तो ये दोनों मैच करनी चाहिए। यानी कि जितने की WIP आपके पास पड़ी है प्लस जितने के यूनिट्स आपने ट्रांसफर कर दिए हैं इसका सम एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए जो आपके पास ओपनिंग वैल्यू आ रही थी, कॉस्ट आ रही थी, और उसमें जितने कॉस्ट डिपार्टमेंट ने लगाए। तो अगर ये मैच हो रही है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन ठीक है। तो आज का लेक्चर बेसिकली इसी प्रोसेस फ्लो को डिस्कस कर रहा था। ऑफ कोर्स इसके बाद आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो जो आपके कंसेप्ट हैं वो मजीद रिफाइन हो जाएंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली यही था कि हमने पहले ये देखा प्रोसेस कॉस्टिंग होती क्या है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से ये डिफरेंस कैसे है। उसके बाद हमने ये देखा कि ये कहाँ पे अप्लाई होती है,
फिर हमने देखा इसका कॉस्ट फ्लो कैसा है जिसमें हमने टी अकाउंट्स देखे, और उसके बाद फिर हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स देखे, और फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया बाय अप्लाइंग इट, वेटेड एवरेज अप्लाई करके हमने पहले पर यूनिट कॉस्ट निकाली, और उसके बाद फिर हमने ट्रांसफर जो किए हैं और डब्ल्यूआईपी में उसको वैल्यूएट किया उन्हीं कॉस्ट की बेसिस पे, और उसके बाद हमने जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ था, यानी कि ओपनिंग मटेरियल की वैल्यू और जितनी कॉस्ट डिपार्टमेंट ने लगाई उसके साथ इसको रिकंसाइल कर लिया। सो दिस मीन्स के आर बेसिकली वी हैव सॉल्व्ड इट करेक्टली। तो आज के चैप्टर में इतना ही था। आपका कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो ऑफ कोर्स यू कैन आस्क। बाकी हम इंशाल्लाह एक दो इसके न्यूमेरिकल देखेंगे तो चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी। इस चैप्टर के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।